क्लास में समझेंगे हम संसाधन के प्रकार। हालांकि कल संसाधन हम समझ चुके हैं कि संसाधन क्या होता है, और ये भी हम जान चुके हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और स्वामित्व के आधार पे अलग अलग मतलब उसका प्रकार हम समझ चुके हैं। बस ये समझिए वर्गीकरण समझ चुके हैं, आज उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। ठीक है, संसाधन क्या होता है ये जान चुके हैं हम लोग, यानी कि संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे वो संसाधन होता है। बस इतना ही ध्यान में रखिए। तो हम समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न हुआ संसाधन। कहाँ से उत्पन्न हुआ तो समझते हैं। पहला है जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन होता है, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। क्वेश्चन में पूछेगा तो उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन होते हैं, तो कितने? 2 होते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन कहने का मतलब हो इसी में, इसका नाम में छिपा हुआ है कि जैव संसाधन, जिसमें मतलब कि जीवों का कुछ गुण विद्यमान हो, यानी कि वो जीवों से प्राप्त हो, बस ये समझिए। ठीक है, जीवों से प्राप्त संसाधन ही क्या कहलाता है? जैव संसाधन, या जैव मंडल से प्राप्त संसाधन क्या कहलाता है? जैव संसाधन। ठीक, जिसमें हम लोग आएंगे और वनस्पति आएंगे, मछली वर्ग के कुछ आएंगे, फिर पशु आएंगे, पशु पक्षी जितने भी हैं वो सब आएंगे। वो सब क्या है? जैव संसाधन है। जैव संसाधन के रूप में मनुष्य सबसे बड़ी एक परिमाण के रूप में सामने है कि जैव संसाधन हम लोग एक इतना बड़ी संसाधन है कि हम लोग किसी भी काम को आराम से कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य भी सबसे बड़ी संसाधन है। सबसे बड़ा संसाधन ये बात सही है कि मनुष्य ही है। उसके बाद वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, ये सब जो है ये कैसे संसाधन है? जैव संसाधन। जैव संसाधन बस कि जो जीव मंडल से प्राप्त हो या जिसमें जीव विद्यमान हो, या हम जिस जीव से प्राप्त करते हैं संसाधन, यानी किसी भी जीव से प्राप्त करेंगे संसाधन, क्या कहलाएगा? जैव संसाधन कहलाएगा। ठीक है, तो जैव संसाधन कहने का मतलब बस यही है कि जीवों से प्राप्त संसाधन क्या कहलाएगा? जैव संसाधन कहलाएगा। और इसमें कौन आएंगे? मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य। जो मत्स्य मतलब मछली जो समुद्रों में रहती है, वो भी एक प्रकार का संसाधन है। उसको हम लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं उसके साथ, मतलब उस मछली पालन करना, ये भी क्या है? संसाधन है। संसाधन का मतलब यह है कि किसी भी रूप में आप उसको उत्पन्न कर रहे हैं या बना रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अब ये कुछ नहीं कि मछली हम पालन कर रहे हैं तो केवल खाने के लिए नहीं, मछली से आय अर्जन किया जाता है। मतलब अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए हम मछली का पालन करते हैं। मनुष्य सबसे बड़ी संसाधन है जो किसी भी चीज़ों को कर सकता है। मनुष्य ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो जो बनाया है वो मानव संसाधन में चला जाएगा। तो अभी हम समझ रहे हैं क्या उत्पत्ति के आधार पर? तो पहला हो गया जैव संसाधन। जैव संसाधन आप लोग समझ चुके होंगे कि जैव संसाधन क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन जीव आते हैं, कौन कौन संसाधन आते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन वैसे संसाधन जिसमें मतलब साधन मतलब निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। टेबल, कुर्सी, पंखा, ये सभी क्या है? संसाधन ही है। ठीक है, लेकिन अजैव संसाधन है। और अजैव संसाधन में एक ऐसा संसाधन, हम केवल संसाधन की बात कर रहे हैं, नहीं कि प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन नहीं। अजैव संसाधन मतलब जिसमें जान ना हो, निर्जीव वस्तु हो या निर्जीव चीज़ों से प्राप्त करना ही अजैव संसाधन होता है। ठीक, जैसे कि हम समझ सकते हैं चट्टान, धातु एवं खनिज, ये जो चीज़ें हैं, ये जितने भी हम बोले हैं चट्टान, धातु और खनिज, ये ऐसा संसाधन है जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त किया जाता है, जिसमें जीव नहीं होता है। और ये ऐसा संसाधन है जो एक समय पे नहीं बनता है, बहुत लाखों वर्ष, हज़ारों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। इसीलिए ये क्या कहलाता है? अजैव संसाधन कहलाता है। यानी किस संसाधन को बनने में बहुत समय लग जाता है? तो अजैव संसाधन को। ठीक है, तो अजैव संसाधन आप लोगों ने समझा। अजैव संसाधन कहने का मतलब क्या चीज़ें होता है? संसाधन यानी कि निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन क्या होगा? चट्टान, धातु, खनिज, ये सब क्या होगा? अजैव संसाधन होगा। भूमि भी होगा अजैव संसाधन। यानी बस समझिए जिसमें जीव ना हो, यानी कि निर्जीव वस्तु से प्राप्त संसाधन ही क्या कहलाता है? अजैव संसाधन। बस ये समझिए। ठीक है, अब समझते हैं आगे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि उपयोग हम कैसे करते हैं, इसका मतलब कितने समय तक करेंगे उपयोग, कितने समय तक नहीं करेंगे, इसलिए उपयोगिता के आधार पर। अब पीछे हम लोग पढ़े हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पन्न कितने समय में होगा। ठीक है, तो समझते हैं उपयोगिता के आधार पर।
तो उपयोगिता के आधार पर पहला संसाधन है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसे हम रासायनिक या भौतिक की विधि द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि फिर से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से पुनः उसको हम ला सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन है। बस यूँ समझिए, इतना लंबा चौड़ा मन समझिए। ये बुक से तो हम ऐसे ही छापे हुए लिखे हैं, ऐसे बुक में दिया गया है। बस खाली समझिए वैसा संसाधन है जिसे फिर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट भाषा में कि वैसा संसाधन जिसे फिर से यानी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब होता है फिर से दोबारा प्राप्त करना उसी संसाधन को। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, ये सब क्या है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, पुनः बना सकते हैं। ठीक है, और वन्य प्राणी, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अब समझते हैं यहाँ पे कि इससे क्वेश्चन भी आता है, नवीकरणीय संसाधन से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा। कैसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जो संसाधन है नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो इसमें देगा ऑप्शन। ये इतना बड़ा डेफिनेशन याद रहे या ना रहे, लेकिन इसका उदाहरण याद रहेगा तो आप समझ जाइएगा किसको हम पुनः बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते हैं। यानी जिसको हम पुनः तैयार कर सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, और जिसको पुनः तैयार नहीं कर सकते वो अनवीकरणीय संसाधन, जस्ट इसका अपोजिट। तो दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि वैसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भौतिक, रासायनिक किसी भी विधि द्वारा हम इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, दोबारा हम इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे जीवाश्म ईंधन, बताइए जीवाश्म ईंधन लगता है बहुत समय बनने में, लेकिन एक बार उसे ख़त्म हो जाने के बाद, पेट्रोलियम हो, कोयला हो, एक बार ख़त्म होने के बाद क्या हो जाता है वो, मतलब उसको पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। यानी कि जीवाश्म ईंधन का, किसी भी जीवाश्म ईंधन का एक निश्चित भंडारण होता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब कि उसका ज़्यादा मात्रा नहीं है, एक समय आने पर वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म होने के बाद हम दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि पुनः चक्रीय नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। तो आप लोग ये समझ में आया होगा कि मतलब कि नवीकरणीय, अनवीकरणीय, उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर ये सब समझ में आया होगा संसाधन। आप लोगों को पता होगा कि ऐसा बुक सबके पास होगा और इसी बुक से हमने इस पर लिखा है। हालांकि पूरा अट नहीं पाया है, और जितना अटा है इसको उसी हिसाब से लिखा गया है और उसी हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें और भी संसाधन है जिसको हम कहते हैं स्वामित्व के आधार पर और संसाधन के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बुक में दिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे बुक आप लोगों के पास होगा तो आप देख सकते हैं। बस समझिए, खाली इसको रटना नहीं है, समझने की ज़रूरत है। रटिएगा तो बुक है आपके पास, आप रट सकते हैं, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई का मतलब समझना होता है, रटना नहीं होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या होता है सकते हैं, लेकिन लिखने से अच्छा है कि हम इसको पढ़कर ही बता देते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, और तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ये पहले समझते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन जिस पे किसी खास व्यक्ति का, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है, और उसी के लिए वो व्यक्ति सरकार को क्या देता हो, टैक्स देता हो, यानी कि उसको क्या देता हो, टैक्स देता हो, कर देता हो। तो वैसे संसाधन जिसके ऊपर कुछ खास हो, खास व्यक्ति का अधिकार हो, कोई दूसरा का नहीं हो, तो उस संसाधन को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। मतलब कि जैसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, भूखंड, मतलब कि ज़मीन, जायदाद, ये सब जो है, तालाब, बगीचा, कुआं, ये सब जो है कोई एक व्यक्ति अपने लिए करवाता है, तो वो जो अपने लिए करवा रहा है तो वो केवल उस पर उसी का अधिकार है, किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इसीलिए उससे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। व्यक्तिगत संसाधन मतलब कि किसी व्यक्ति का उस पर क्या रहेगा, अधिकार रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति का अधिकार नहीं रहेगा, किसी निजी व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का अधिकार रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे अब कहेगा
कि इनमें से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन है, तो कौन सा है, तो भूखंड हो जाएगा। भूखंड आप समझते हैं जैसे ज़मीन जायदाद घर जिस पर हम लोग बनाते हैं। और तालाब भी कोई कोई क्या करता है अपने मछली पालन के लिए मतलब खोदवाता है और बगीचा भी लगाता है, पेड़ पौधे आम के बगीचे चाहे किसी भी चीज़ का बागवानी लगाता है, तो किसी खास व्यक्ति का होता है, बशर्ते वो व्यक्ति क्या करता है उसका टैक्स भरता है। किसको देता है टैक्स, तो सरकार को देता है। यानी कि वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के लिए हो, किसी खास व्यक्ति का क्षेत्र हो, उस संसाधन को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। ठीक है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन किसी खास व्यक्ति के लिए, सामुदायिक संसाधन सब व्यक्तियों के लिए। सामुदायिक मतलब सोशल वर्क, जैसे सरकार ने किसी चीज़ को बनाया और केवल एक चीज़ों के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए, उसे सामुदायिक नाम से ही पता चलता है कि समूह लोगों के लिए होगा, सारे लोगों के लिए होगा। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि उसमें क्या आएगा, मंदिर मस्जिद, ये भवन, सामुदायिक भवन और जितने भी पिकनिक स्थल है, पार्क है, जिसने मतलब कि जिस पे सारे लोग का अधिकार है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसे कौन सा संसाधन कहेंगे, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। सामुदायिक का मतलब किसी समूह का रहेगा, सबका अधिकार रहेगा। और व्यक्तिगत संसाधन केवल एक व्यक्ति का रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति का उस पर मतलब अधिकार नहीं रहेगा। तो व्यक्तिगत संसाधन में उसको टैक्स दिया जाता है, किसको, सरकार को। लेकिन सामुदायिक संसाधन में उसको टैक्स नहीं दिया जाता है, बशर्ते वहाँ पर घूमने के लिए सबका क्या होता है, स्वतंत्र होता है, लोग घूम सकता है वहाँ पे। यानी कि वो किसके अधिकार में रहता है, वो स्थान खुद किसके अधिकार में रहता है, सरकार के अधिकार में रहता है। यानी कि वैसा संसाधन जिस पर सारे समूहों का अधिकार हो, सारे लोग का अधिकार हो। मंदिर मस्जिद कोई एक के लिए हो थोड़े होता है, सारे लोगों के लिए होता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे संसाधन को हम लोग कहेंगे सामुदायिक संसाधन। और जिस पे किसी एक व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उस संसाधन को हम लोग बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। ठीक है। तो और आज के क्लास में इतना ही, और आगे समझाया जाएगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।